औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टेक फोरम, ट्यून इन टेक बाय टाइम ट्रैक्स और टेक टाइटन्स पाकिस्तान की इश्तराक से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड हूँ कि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे उस्ताद हैं। और आप यकीन माने मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत देर के बाद ऐसे लग रहा है कि एक बहुत सीनियर और बहुत ही ज़बरदस्त सीजन प्रोफेशनल के साथ मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। इनका और मेरा ताल्लुक़ जो है वो 2007-2006 से है। माशाल्लाह इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इनका इंट्रोडक्शन इनसे भी सुनेंगे और थोड़ा सा मैं भी करवा दूँगा। करंटली अदनान आफ्ताब इज़ वर्किंग एज ए CEO एट एयरलिंक कम्युनिकेशन। एयरलिंक का तो आपने नाम सुना होगा, उनकी एक सब्सिडरी है सिलेक्टो टेक्नोलॉजीज, उसको भी देखते हैं। आज अदनान साहब से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो करने वाले हैं, जो CEOs हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके बिहाफ पे हम आज अदनान साहब से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अदनान आफ्ताब साहब को वेलकम करते हैं। अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू हसन, बस आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस हम आप ही की तरह आपके साथ ही काम किया हुआ है, हम बंदे हैं। सर आप यकीन माने मतलब तो आप तो तब भी जब हम लोग पहले में इकट्ठे थे तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोल मॉडल थे और उसके बाद खैर अब जहाँ जहाँ गए और कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़ते गए। तो डेफिनेटली हम जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो CEOs हैं, उनके क्वेश्चंस आपसे लेंगे, बट दे वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। जैसे कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग से है, तो किस तरह से आप इस प्रोफेशन में आए और फिर ये CEO बनने का जो सफ़र था वो कैसा सफ़र था, SUFFER वाला सफ़र, वो भी ज़रा बताइएगा हमें। यार अब ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से मुझे 31 इयर्स हो गए हैं फील्ड में। और मैं बस इतना कहूँगा कि 31 इयर्स के अंदर मैंने हर दफ़ा कुछ नया करने की कोशिश करी है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है, कुछ गिविंग टू द सोसाइटी वाली बात है। और मेरे कैरियर के अंदर यू डोंट सी सो मैनी स्विचेस। मेरा ख्याल है कि मेरी चौथी जॉब है 31 साल के अंदर। तो मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, कंसिस्टेंट, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स कि यार पैसा ही कमाना है। क्योंकि मेरा तो बड़ा पक्का मानना है कि पैसा और जिसको मैं रिस्क कहता हूँ, रिस्क और मौत आपके पीछे भागती है। और ये मेरे मौला अली का भी कौल है, उन्होंने भी ये फरमाया। मेरा ख्याल है उनसे बड़ा फ़िलासफ़र दुनिया में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। जो बातें उनकी हैं बड़ी फ़िलासफ़िकल, हम समझते नहीं हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। पर पैसे के पीछे मैं समझता हूँ भागना नहीं चाहिए। हाँ, आप अचीवमेंट के पीछे भागें। आप ये सोचें, मैंने एक जगह और भी ये कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा अपना 5 इयर्स जनरेशन प्लान रखा कि मुझे 5 साल में कहाँ पहुँचना है, और फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। और एक सेइंग मैं अपने लिए बोलता हूँ कि आई एम नॉट इन कंपटीशन विद एनीवन एक्सेप्ट माई सेल्फ, बिकॉज माई अल्टीमेट गोल इज़ टू बीट माई ओन लास्ट परफॉर्मेंस। तो ये बस वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, इसी कॉन्वर्जेशन को जो आपने अभी कहा कि यार मैं तो जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर मैं टाइम देता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में, और डेफिनेटली मुझे लगता है आप मोहब्बत भी कर लेते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि यार देखो यहाँ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी जेन जी है और आज हमारा टॉपिक भी कुछ उसी से रिलेटेड है। अदनान साहब, जेन जी कहती है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देर काम नहीं करना चाहती, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पूरे का पूरा इन्वायरमेंट चाहिए। मैं और आप, हम लोग तो डांट पड़ती थी बॉस से तो हम तो चुप कर जाते थे, हम कहते थे नहीं यार। मुझे याद है पहले में कई दफ़ा मतलब आपने समझाया भी, बताया भी और उस पर किया, लेकिन हम लोग उस डांट को बड़ा पॉजिटिव लेते थे। जेन जी कहती है कि भाई मैंने 6 महीने से ज़्यादा एवरेज टाइम मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना। ये एक जेन जी के हमारे फॉलोअर ने कहा कि आपसे मैं ये सवाल पूछ लूँ कि यार उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? यार देखो, वो गलत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ना इसमें अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं और चीज़ों को समझें तो हमें भी समझ में आ जाएगी कि बेचारे जेन जी जो हैं वो आज के मुताबिक चल रहे हैं। हम अपनी बात करते हैं, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारे वालिदैन की तरफ से हमें कितनी डांटें पड़ती थी
और हमें एक माइंडसेट के तौर पे एक फीडिंग होती थी कि यार आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने मेडिसिन करनी है। एक जब आप मैट्रिक होते थे ना, तो वो घर से एक प्रेशर जनरेट होता था। फिर हम वो काम करते थे, उसके बाद जब जॉब में आए तो ये था कि जॉब चलती रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं है, बिकॉज उस वक्त के अपने डायनेमिक्स थे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये थी कि हमने जो एक SUFF वाला सफ़र है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास नहीं थी और जो आज जेनजी के पास है, उनके पास ना वर्किंग टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। हमारी एनर्जी और आज जो जेनजी की एनर्जी है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज देखें, जब कंपटीशन बढ़ता है, उस कंपटीशन के अंदर आपको अपने आप को कूप अप करना पड़ता है। हमारे वक्त में हम किताबें पढ़ते थे, हम लाइब्रेरियाँ सर्च करते थे, हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं था, क्रिकेट खेल लेते थे कभी गली में। वो तो हमारी एनर्जी को हम फिजिकली चैनलाइज कर रहे होते थे। बट हमारे पास कोई चैट GPT नहीं था, कोई डीप सीक नहीं था, कोई ऐसी कोई टूल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था जो हमें इंफॉर्मेशन में मदद दे। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बट लिमिटेड होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और वो हमारी खुद जमा की हुई होती थी मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ लोगों से बात करके। इन लोगों के पास जो नॉलेज का फ्लो है, उस इनफ्लो की वजह से इनकी एनर्जी का लेवल जो है ना, वो बहुत हाई हो गया। अच्छा, जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है ना, देन यू वांटेड टू डू समथिंग समथिंग समथिंग, तो वो गलत नहीं है, पहली बात ये। बिल्कुल। हाँ, अब उनको अगर लॉन्ग टर्म प्ले करना है, देन दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। वेरी राइट। जो चीज़ समझनी है ना, वो ये देखें, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट या एक चीज़ को या एक फील्ड को लेके मास्टर्स करेंगे, तो आप उसमें ज़्यादा एक्सेल करेंगे। बिल्कुल सही। और अगर आप चेंज कर रहे हैं, यस ठीक है, पैसा आज की नीड है, मगर मैं कहता हूँ, सिंस मेरी फिलॉसफी है कि आई डोंट बिलीव इन मनी, वो तो अल्लाह पाक ने मेरी लिख दी है, मैं तो सिर्फ उसको हलाल और हराम करके अपने लिए ख़राब कर सकता हूँ या अच्छा कर सकता हूँ। मेरा अगला सवाल यही था कि वो कहते हैं हमें पैसा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये है, जब हमारी एक वो जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन है, तो वहाँ पे तो क्या ये उनकी डिमांड, जनरेशन Z की जो ये डिमांड है कि भाई वी वांट मनी, ये ठीक है कि नहीं? देखो यार, वो ठीक है ना, क्योंकि उनके वो अब जिस बैकग्राउंड से हम आए थे, जब हम सेल्फ मेड थे, वो आ रहे हैं, उनके वालिदैन ने माशाल्लाह, हम जैसे मेरे बच्चे हैं, तो वो दे पेरेंट्स वेल सेट, तो वो उनसे अच्छा करना चाहते हैं। तो यार इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल। पर बेसिक फिलोसफी ऑफ लाइफ को भूल रहे हैं। अगर मेरे रब ने मेरा रिस्क लिखा है, मैं उस रिस्क को सिर्फ हलाल या हराम कर सकता हूँ। अगर तो मैंने हराम कर दिया तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, और अगर मैं हलाल कर दिया तो मेरा रिस्क डबल हो जाएगा। और फिर मेरी एक और भी पॉडकास्ट है, वो ज़रा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो कि आपने अपना रिस्क कैसे हासिल करना है अल्लाह पाक से, तो वो शायद एक तरीके से अलग थे। मगर यार देखो, मेरा जेनजी को सिर्फ एक मैसेज है, अपनी ज़िंदगी जो है ना, उसके अंदर कुछ उसूल लेकर आइए। जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है, तो हमें इतनी जल्दी नहीं भागना चाहिए। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्योंकि सो मच इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, तो एनर्जी लेवल्स उनके कुछ और जा रहे हैं। पर उस एनर्जी लेवल को अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करें, बिलीव मी, यू गाइस कैन डू वंडर्स। और आगे दुनिया के अंदर ये लोग बहुत कमाल करने वाले हैं, ये मैं आपको पहले बता। बिल्कुल सही, ये बहुत कुछ करने वाले। वंडरफुल वंडरफुल, राइटली सेड। अच्छा अदनान साहब, आप कुछ हमारे CEOs हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस कही थे, तो वो मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन एक CEO का, उसने कहा कि मैंने कहीं जॉब्स नहीं की हैं, वक्त से पहले मुझे लगता है कि मैं CEO बन गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान साहब से पूछें, अल्हम्दुलिल्लाह, अदनान साहब से पूछें कि मुझे किस तरह से एक्ट करना चाहिए, CEOs किस तरह एक्ट करते हैं। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन आगे हायरिंग कर ली, हमने सारी चीज़ें होंगी ना, हमारे पास कोई ऐसा इदारा है जो हमें ये बताए, ट्रेन करे कि CEO आपने किस तरह से बनना है। तो जो CEO बनने का जो जर्नी है, वो थोड़ा सा आप गाइड करें कि वो क्या है। अच्छा यार देखो, CEO ज़बरदस्त लगता है ना, नाम के साथ CEO। वंडरफुल टाइटल, हाँ, CEO। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो जो CEO बनना है, अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक सफ़र है जो आपने शुरू की थी। बिल्कुल सही, SUFFER वाला। हाँ। अच्छा, अब वो क्या है, देखिए मैं आपको क्या, आप मुझे एक बात बताएं,
कैन यू गेट इंजीनियरिंग डिग्री इन 1 ईयर? कैन यू गेट मेडिसिन डिग्री इन 1 ईयर? नो, नहीं। अगर आप ले लेंगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। नीम हकीम। हाँ, नीम Right? हकीम, बिल्कुल। हाँ, अब अगर आपने सीईओ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है कि आप सीईओ बन गए, दैट्स वेरी गुड। बट ये किसी भी इदारे का हेड होना, किसी भी सिस्टम का हेड होना, किसी भी तरह से, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आपके साथ कुछ लोगों का रिस्क मुंसलिक होता है। आपके गलत फैसले उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, आपके सही फैसले और लोगों का रिस्क लेकर आते हैं। तो सीईओ कौन हो सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट सीईओ होने के लिए अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाना है तो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि यार यू हैव टू बी हम्बल एंड काइंड। देखें, मेरा रब भी ये कहता है कि दुनिया के मामलात अच्छे जब ही चलेंगे जब तुम मखलूक के मामलात अच्छे रखोगे, लोगों के मामलात अच्छे रखोगे। अब वो सीईओ ये कहेगा जी मैं बिठा के तो तनख्वाह नहीं दूंगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं बिल्कुल। देखो वो काम है, आप ऐसे सीईओ बने कि जो आपके लोग हैं वो आपके पास आएँ और वो ओपन माइंडेडली, ओपन हार्टेडली आपसे डिस्कस करें कि जी ये मसला आ रहा है, इस मसले को मैं ऐसे हल कर सकता हूँ, मैं हल कर सकता हूँ, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप बताएं। बिल्कुल। ठीक है, जब आप ऐसे सीईओ बनेंगे ना, ओपन डोर पॉलिसी के साथ बनेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अब सीईओ का प्रॉब्लम क्या होता है? सीईओ का प्रॉब्लम ये होता है कि उसके पास एम्पल नॉलेज नहीं होती ऑफ हिज बिजनेस। व्हेन यू डोंट हैव एम्पल नॉलेज ऑफ योर बिजनेस, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप वो करते हो जो आपके साथ मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी में हुआ कि आपने एक सवाल पूछा, अब उस सवाल का जवाब टीचर के पास नहीं था, तो उसने क्या किया आपको? उसने आपको जो गोरा कह के गया है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तो उसने आप पे अटैक कर दिया। कहाँ से पढ़ कर आए हो, क्या परसेंटेज है, यू नो व्हाट इज दिस यार। बिल्कुल। आपके पास अगर एक सवाल का जवाब नहीं है तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगा, भाई ओपन हार्टेडली मानो कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, उस नॉलेज को गेन करो, अगले दिन उसको बताओ। बिल्कुल। आप छोटे नहीं होंगे, ट्रस्ट मी, आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो जाओगे। व्हेन यू स्टार्ट सपोर्टिंग द पीपल, व्हेन यू गिव देम व्हाट दे वांट इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो आपकी इज्जत करेंगे। आप मुझे बताएं कि लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादा रिटेन क्यों होना चाहते हैं? कोई आइडिया है आपको? ज़्यादातर रिटेन इसलिए होना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। नॉट बिकॉज ऑफ मनी। Not because of money. हाँ, agreed. Most of the agreed. people, when they wanted to work in an organization, is just because of the culture Culture. Agreed. Wonderful. Rightly said. and the learning experience. And it's about complete package. वो पूरा पैकेज चाहते हैं। Learning कि, है ना? experience and culture. Culture. जो टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहाँ पे सुबह शाम जो है अच्छे अल्फाज से पुकारा जाता है, लोग वहाँ से भागना चाहते हैं। भागना चाहते हैं। हाँ। अब आप उसमें कुछ भी कहते रहो अपने आप को, बट द बेसिक थिंग इज कि देखें, आपको सीईओ के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी नॉलेजेबल। Very right. आपको अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फिर देन यू बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, एंड व्हेन यू बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, तो वो जो बंदा आपके पास काम कर रहा है ना, वो कहेगा यार मेरा जो बॉस है ना, ही इज नॉलेजेबल, सो आई एम लर्निंग विद हिम, सो आई वांटेड टू स्टे विद हिम। और अगर मेरा बॉस ऐसा है जिससे मैं लर्न नहीं कर रहा, तो होगा क्या कि मैं उसके पास जाऊंगा, अब मुझे अपनी बात समझाना मुश्किल है क्योंकि उसको नहीं पता, तो फिर माहौल टॉक्सिक बन जाता है। Yes. सो ये एक बड़ा मसला है, प्रॉब्लम है। Agreed. और मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई अच्छा सीईओ कोई बुरा सीईओ है, पर अच्छे कौन लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, अगर आप थोड़ा सा टाइम, सर, आपके जो टेस्ला के जो ओनर हैं, जो आजकल बड़ी हेडलाइन में भी हैं, उनसे पूछा गया कि हाउ ही हायर्ड पीपल, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास जब लोग आते हैं जिनको मैं फाइनल इंटरव्यू करता हूँ, तो मैं यस आई सॉ द रिज्यूमे दैट अच्छा पड़ा, पर मैं उस बंदे में एक चीज़ देखता हूँ कि वो बंदे के अंदर विल कितनी है काम करने की।
मैं उससे सवाल करता हूँ, उसके कोर्स वर्क निकाल के जो उसमें उसने डिग्री ली थी, माइनर सब्जेक्ट पे उसका इंटरेस्ट क्या है। तो उसने पूछा कि जी आप ये क्यों करते हैं, तो उसने कहा मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब ये पढ़ रहा था तो जो माइनर सब्जेक्ट है, नॉट द मेजर वन, माइनर सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट क्या था। यानी कि मेजर में तो सबका इंटरेस्ट था, माइनर में तो इसका मतलब जो आदमी ओवरऑल इंटरेस्ट से कहेगा तो वो माइनर और मेजर उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। यू सी, लोगों की आप थिंकिंग देखें कि वो लोग कैसे, तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो ढूंढती हैं लोगों को वो होते हैं जो गो गेटर्स कहलाते हैं। दे आर नॉट द पोजिशन होल्डर्स बट दे आर स्ट्रीट स्मार्ट पीपल। स्ट्रीट स्मार्ट कौन होता है? जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आपके पास आए कि सर ये प्रॉब्लम है, पर मेरा ख्याल है मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, आप भी अपनी राय इसमें इनपुट कर दें तो इट्स अ टीम वर्क, तो वो अच्छी चीज़ बन जाएगी। हम हमेशा कहते हैं 2 minds are better than 1। तो फिर अगर आपको अच्छा CEO बनना है तो आपको एक टीम वर्क लेना है, एक टीम बनानी है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार हमारे अंदर खामियां हैं, उन खामियों को दूर करें। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को और आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ आप किसी को डांटना, किसी को ये करना इज यूजलेस, हाँ इज यूजलेस। देखें वो आदमी, क्योंकि वो बेचारा एम्प्लॉई है, वो आपकी इज्जत करेगा, बट कब तक? अ टाइम विल कम जब वो कहेगा अच्छा सर मुझे अब मैं ढूंढ ली। हाँ, वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारे टेक की सीए जो उन्होंने कहा था, क्वेश्चन इज दैट कि वो कहते हैं यार मैं जो ही न्यू एम्प्लॉयज इंडक्ट करता हूँ तो जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज हैं ना वो ऑफेंड हो जाते हैं। उनको ये लगता है यार कि शायद ये हमें रिप्लेस करने लगे हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होने लगा है। तो ये इस सिचुएशन को किस तरह जो है ना वो हैंडल किया जाए, ज़रा इस पर एडवाइस कर दें। एक वर्ड, क्लियर डायरेक्शन। जब आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती ना, अब होता क्या है, नया एम्प्लॉय बेचारा वो होता है जैसे नई दुल्हन होती है। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये बहुत वंडर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मुझे अच्छा वो बेचारा भी कुछ करने आया होता है, उसको भी नहीं पता होता कि उसको हम कहाँ ले जाते हैं, उम्मीदों की पहाड़ पे। हाँ, 3 मंथ्स उसको लग रहा होता है जैसे जन्नत है ये तो। हाँ, उसमें कुछ लोगों की भी गलतियां हैं। मैं कहता हूँ यार आप जब नई जॉब पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, 2-3 महीने ना आप अपनी ज़बान को बंद रखें और अपने आँख और कान खोल के रखें। आप देखें लोग कैसे काम कर रहे हैं, आप समझें एनवायरनमेंट को, आप उसमें कूप अप हों। हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में है ना, हम करते हैं, हम जाते ही ना हम कुछ ऐसी बात कर जाते हैं वहाँ जाके मीटिंग के अंदर कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा। अब आपने कुछ नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, क्या डायनेमिक्स है, और वो जो पुराने लोग आप कह लें उन्होंने कुछ तो किया होगा जब वो हैं, कुछ वैल्यू एड उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की होगी, जब भी तो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल बर्दाश्त कर रही है ना, वरना कोई नहीं किसी को बर्दाश्त करता। हाँ, तो अब आपको नहीं पता कि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका क्या है, उसका बिजनेस क्या है। आपने एक अपनी तरफ से पुरानी स्ट्रैटेजी, मैं उसको अक्सर कहता हूँ रेड ओशन स्ट्रैटेजी कहलाती है वो, और एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी होती है, 2 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। तो वो रेड ओशन जो कि चल रहा है मार्केट में सारा, वो आपने उसी को लगा दिया। ब्लू ओशन का मतलब ये है कि आप यू नीड टू ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं हो, जिसको लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो अब मैंने कर दिया। अब जब वो मैंने कह दिया कि मैं यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, और जब वक्त आया वो मुझसे तो हुआ नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं होना कैसे है, तो मैं फंस गया। तो लोगों को शुरू में ज़रा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तामुल के साथ अपना टाइम लेके समझना चाहिए, और प्रोफेशनल यही करते हैं। मैं आपको बताऊँ, जितने अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं वो कोई ऐसे बात नहीं करते जिसको कि मैं इमेच्योर कहता हूँ, जिसकी वजह से वो अपनी वैल्यू को ख़राब कर दें। तो आप बस नॉर्मल रहें, सीखें, और उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। दैट्स इट। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलिवेंट टू द ऑफिस पॉलिटिक्स कि एक सीईओ हैं, वो ये कह रही हैं कि यार लोग मेरे पास आते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। कहता सारा दिन मैं लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, काम पे सही मेरा फोकस नहीं हो पाता, आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं। और ये वो जेन जी के सीईओज़ के मसले मसाइल हैं। तो वो कहता है यार कि ये उसकी वजह से काम ठीक नहीं हुआ था जी, ये फलां ने ठीक नहीं किया था जी, ये इसकी गलती है। और कहते हैं ओवरऑल इस पूरी लड़ाई की वजह से ना मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। इस पर ज़रा एडवाइस करते हैं। अच्छा देखो यार, ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू टॉप से होती है। मैं अगर लोगों को लड़ाना चाहूँगा तो लोग लड़ेंगे, और अगर मेरी तरफ से
चीज़ें क्लियर हैं, डायरेक्शंस क्लियर हैं, सबकी जेआरस डिफाइंड हैं, किसको क्या काम करना है, तो नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ कि यार एक काम है, ठीक है, वो इसको भी दे दूँ, इसको भी दे दूँ, जो पहले करके लिया है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग कि मैं 4 आदमियों को सिमिलर काम में लगा रहा हूँ, मैं कंपनी के रिसोर्स को ख़राब कर रहा हूँ। क्यों? कि मुझे भी नहीं पता वो काम कैसे करना है। अगेन प्रॉब्लम वही है। तो सियासत टॉप से शुरू होती है, उसको कैसे करना चाहिए, उसको ख़त्म ऐसे करना चाहिए कि यार लोगों को स्पेसिफिक टास्क दो विच आर मेजरेबल, विच आर क्वेश्चनेबल, ताकि उसके पास प्रॉपर आंसर हो। मैं 4 आदमियों को काम दूंगा, मैं नहीं पूछ सकता। बिल्कुल सही। जब आप वो करते हैं और लोगों को फिर आप बताएं कि यार देखो मैंने तुम्हें ये कहा था करने को, तुम ये करके लाए, तो तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क ये है। आपको थोड़ा सा शुरू में लोगों के साथ टाइम लगाना पड़ता है टू डेवलप अ टीम। जब टीम को ये पता होता है ना कि यार मेरा बॉस जो है ना वो पकड़ लेगा, अगर मैंने गलती करी है, मैंने हैंकी पैंकी मारी, तो वो फिर आपके पास नहीं आएंगे। पर अगर उनको ये पता है कि यार मेरे बॉस के पास जाओ, मैं उसकी चुगल लगाऊंगा और मेरा बॉस सारे काम छोड़ के उसको पकड़ना शुरू कर देगा और उसके पीछे भागना शुरू कर देगा, यू सी, तो फिर प्रॉब्लम खराब हो गई। अब मैंने अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर दी ना, क्योंकि मैं सबसे कहता हूँ यार सुनो सबकी, करो अपनी, बट अपनी जब करोगे जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी। सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों को समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जितना माहौल अच्छा करेंगे, जो मैंने अभी सबसे पहली बात करी थी कि वर्क एथिक्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और दुनिया में ये सिस्टम्स बनते ही इसलिए हैं। हमने आपने भी मिलके याद होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक मेजरेबल सिस्टम बनाने Yes, की। 2007-2008 में सच अ लॉन्ग टाइम। तो उस वक्त हम मेजरेबल की बात कर रहे थे, जो आज दुनिया बात कर रही है। मेजरेबल से क्या होता है कि मैं बाउंड हो जाता हूँ कि यार मुझे ये काम करना है, अगर मैंने ये नहीं किया तो इसकी वेटेड एवरेज निकलेगी, तो उससे मेरी केपीआई हिट होगी, और ये वो। अब आप उसको नाम कोई भी देते हैं, वेरी राइट। अगर आपको ये पता है तो फिर वो जो आपके कान में आके दूसरे की बुराई कर रहा है वो भी नहीं करेगा। उसको पता है कि यार मेरा बॉस जो है ना वो बेकार की चीज़ें बाय आउट नहीं करेगा, और आप अपने लिए ट्रैफिक कम करेंगे। अगर अब आपको गॉसिप सुनने का शौक है तो भाई फिर सुनो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। तो बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स ऑल अबाउट द मिड करियर क्राइसिस। 40 साल की उम्र के बाद बहुत सारे जो हमारे, सॉरी यार ज़रा मेरा लगता है वो सीईओ फ़ोन कर रहा है, एक मिनट में से पहले बंद कर दूँ। सॉरी दोबारा इसको यहाँ से एडिट कर लेना, यहाँ से कर लेना इसको एडिट, ठीक। सो आप क्वेश्चन दोबारा करें। हाँ मैं क्वेश्चन दोबारा करता हूँ। कॉफ़ी मस्त नहीं बने। कैमरा एक्शन। राम साहब, अमेजिंग वंडरफुल डिस्कशन, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और आप जिस तरह के माशाल्लाह वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड आई नो दैट द कंटेंट विल हेल्प आवर फॉलोअर्स, और डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होएगा। सर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ द मिड करियर क्राइसिस। 40 साल की उम्र के बाद जो जो आपकी उम्र ग्रो करती है, सैलरी कम हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में कम हो जाती है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, डेली बेसिस पे सर, लिंक्डइन पे, मेरे व्हाट्सएप पे सीरीज़ आते हैं। मेजॉरिटी उन लोगों की होती है सर जिनकी 40 साल से उम्र जो है ना ज़्यादा है। वो जॉबलेस हैं, जॉब सीकर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। क्यों हम मिड करियर क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखो यार, मिड कैरियर क्राइसिस 40, यस यू आर राइट, क्यों आता है? सवाल ये है, हम क्या करते हैं, हम अपनी कैरियर ग्रोथ पे काम ही नहीं करते, हम कोई सर्टिफिकेशन पे काम नहीं करते, हम कोई नॉलेज पे काम नहीं करते, हम कोई डिग्री पे काम नहीं करते। हम वो कोलू के बैल हो जाते हैं जो बस अपनी ही दुनिया की 4 ईंट की मस्जिद के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। तो आपके पास मिड करियर क्राइसिस आएगा ही आएगा। बट वो लोग जो अपने कैरियर पे काम करते हैं, जैसे मैंने अपना बताया कि 5 साल का मेरा एक जनरेशन प्लान है कि 5 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, फिर ये करना है, फिर 5 साल में ये करना है। तो वो ऐसे तो नहीं है कि मैंने सोचा और मैं कर लूँगा, उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सी दूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, मेरा मास्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में है। मैंने अपना मास्टर्स और मेरी इंजीनियरिंग के दरमियान 8-9 साल का गैप है, बिकॉज व्हेन आई फाइंड इट आउट दैट इट्स अ नीड ऑफ द टाइम कि बाय द टाइम मैं जब आगे जाऊंगा
तो मास्टर्स एक ऐसी डिग्री है जो मुझे compete कराएगी, तो मैंने वो मास्टर्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद एज द टाइम पासेस बहुत सारी सर्टिफिकेशंस करते रहे, सब कुछ करते रहे, बट बात क्या है, बात ये है कि जब तक आप, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो यार, आपके पास आईफोन है, ठीक है जी, अब आपके पास उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया, आपने अपडेट नहीं किया, तो आप क्या होगा, कुछ ना कुछ फीचर्स से महरूम रहेंगे आप। तो इसी तरह आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। Rightly said. वो लोग इस क्राइसिस में नहीं आते जो प्रोफेशनली अपने आप को अपडेट रखते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। वो लोग जो प्रोफेशनली अपडेट नहीं रखते और वो फ्रीक्वेंट स्विचर्स भी होते हैं, तो वो बेचारे फ्रीक्वेंट स्विचिंग के अंदर दे डोंट गेट एनी मास्टर्स इन देयर स्किल्स, क्योंकि वो हर चीज़ को करना चाह रहे हैं और किसी चीज़ पे भी आपको कमांड हासिल नहीं है, तो वो जाके स्टक हो जाते हैं टाइम पे। क्योंकि देखें, जब आप इस 40 के ब्रैकेट पे आते हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन दैट यू शुड हैव एन एम्पल एक्सपीरियंस इन सर्टेन ट्रेड, किसी ना किसी ट्रेड, किसी ना किसी स्किल में आपका है। तो जब मगर आपका रिज्यूमे देखते हैं तो उसमें 15 स्विच है, तो वो कहेगा यार अब किस में है, अब आपने सप्लाई चेन में भी काम किया होगा, क्वालिटी में काम किया, भैया अब जब आप बात करने जाएंगे तो वही आपको किसी एक चीज़ का जवाब नहीं मिलना। Very right, very right. क्योंकि ठीक है, आपने 2 महीने एक जगह करा, हाँ। साल एक जगह करा, इस तरह से, तो यू डोंट गेट योरसेल्फ मास्टर्ड, यू डोंट अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही, परफेक्ट तो परफेक्ट। ये है सर इसमें। सर एक और लिंक्डइन पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक मैं समझता हूँ सिचुएशन भी है, क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछ लूँ अगर आज आप हमारे साथ ही हैं। एक जॉब सीकर हैं, ही सेड कि जी जब मैं जॉब पे था तो मेरे अपनों के रवैये मेरे साथ बड़े अच्छे थे, बड़े कुर्सी को सलाम बेहतरीन थे, मेरे घर वाले भी मुझे बड़ा पूछते थे, दोस्त अहबाब भी रोज़ मिलने आते थे। तो कहता है कि जब जॉब चली गई, वो कुर्सी चली गई, आजकल वो लोग ना मेरा फ़ोन उठाते हैं, अगर फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं हम आपको कॉल बैक करते हैं, वो कॉल नहीं आती है। तो अदनान साहब से पूछें कि ऐसा रवैया लोगों का क्यों मेरे साथ है, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? तब तो जब मेरे पास पोजीशन थी मैं तो उनको खाने भी खिलाता था, नेटवर्किंग भी करता था, लेकिन अब मेरे पास पोजीशन नहीं है, उन लोगों को बुलाता हूँ वो नहीं आते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? यार ये एज अ नेशन हम बुरे लोग हैं, ये नेशन बिल्डिंग होती है, हम एज अ नेशन बुरे लोग हैं। वही मैंने कहा ना, जो अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीज़ों के बारे में कहा है और हम उसकी फ़िक्र नहीं करते कि लोगों के साथ अपने मामलात अच्छे रखें, वो ख़त्म हो गया बॉस। हम किसी से मिलते हैं तो फ़ायदे के लिए मिलते हैं, हम किसी के साथ बैठते हैं तो फ़ायदे के लिए बैठते हैं, हम कुर्सी को सलाम करते हैं। वो जो उनका फेयर है बिल्कुल 200% करेक्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है। दिस इज़ व्हाट पीपल आर। अब एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि यार अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को करीब रखो जो ट्रस्टवर्दी हों, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, लिमिटेड हो, कम से कम ये हो कि यार आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। What we need is a sincere people around you to give you the positive energy. बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा है वही असल में आपका खैर ख्वाह है, बाकी कोई नहीं है। वेरी राइट, वेरी राइट। दूसरी जॉब, रहना जाना, यार मैं ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ जो कि ज़रा बुरी सी एग्जांपल है, बट हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। हमें हर वक्त ये समझना चाहिए कि हमारी औकात किसी भी जगह पर सिर्फ ये टिश्यू पेपर है। देखिए मैंने अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मैंने इसको तय करके रखा हुआ है बड़े तमीज़ से जेब में, बिकॉज आई डिडंट यूज्ड इट। द मोमेंट आई यूज्ड इट, द नेक्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल थ्रो इट इन द ट्रैश कैन एंड दैट्स इट। भाई हम यही हैं। कोई प्रोफेशनल अपने आप को कुछ भी कहता रहे, आई एम सॉरी, मैं ज़रा हकीकत पसंद आदमी हूँ, मुझे पता है। तो आप उम्मीद ही ना लगाएं, और जिससे उम्मीद लगानी है उससे लगाओ ना यार, अल्लाह ताला से। मेरा रब, आप उससे मांग के तो देखो, आप वो करके तो देखो जो उन्होंने कहा है। सब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनलिज्म।
जो हमारे प्रोफेशनल हैं उसका एक पीक टाइम होता है ज़िंदगी में, हाँ। फिर एक टाइम आता है जब वो लो टाइम होता है, जवाल का टाइम समय लेके आ जाता है। एक तो ये कुदरती है कि आप बैठे हैं, जैसे अभी उसी से रिलेट हम कर लेते हैं, जो साहब हैं जो कह रहे थे कि जी जब मैं कुर्सी पे था तो सारे लोग मिलते थे, अब जो हैं वो नहीं मिलते। एक तो सर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हमने देखे भी हैं जिन पे कभी जवाल का वक्त नहीं आया, ठीक चल रहे हैं वो भी लाइफ में। तो हमें ये बता दें कि ये जो जब टाइम थोड़ा सा टफ आ जाता है तो उस टाइम लोगों के रवैये बदल जाते हैं, आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, इवन अपने घर वाले जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। वो आदत पड़ी होती है उनको कि डेली बेसिस पे आप ऑफिस जा रहे हैं तो फादर कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। मैं उस स्टोरी से ही रिलेट करना चाहूँगा कि अब वो साहब घर में बैठे हैं, मजबूर हैं, जॉब्स नहीं है, मार्केट में चीज़ें नहीं हैं। एक्चुअली मे बी वांट कि यार जो घर वालों के जो रवैये हैं जब वो बदल जाते हैं तो इंसान अंदर से बड़ा टूट जाता है सर, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो घर वालों के रवैये किस तरह से ठीक किए जाएं सर? यार देखो, फैमिली की डेफिनेशन है एक, और उसमें जब सफ़र करते हैं तो सब सफ़र करते हैं, जब हैप्पी होते हैं तो सारे हैप्पी होते हैं। मैं क्या एडवाइस करूं कि यार फैमिली को कैसे बिहेव करना चाहिए। देखें, अगेन फैमिली को आपके पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर आपके ऊपर बुरा वक्त है और आप एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उस डिप्रेशन से कैसे निकला जाए? मैं तो वहीं लेके जाऊंगा जहां मैं खुद जाता हूं, और वो है अल्लाह से मदद। क्यों कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी कभी कोई ऐसा वाक़या हो जहाँ मुझे लगे कि यार सोचा, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने गलती कहाँ करी है, या मैंने किसके साथ गलती करी है, या किसके साथ नाइंसाफ़ी करी है। तो उस चीज़ को लेते हुए मैं अपनी सेल्फ़ करेक्शन की तरफ जाता हूँ। अच्छा, मैं अल्लाह ताला से मदद इसलिए मांगता हूँ कि इस पूरी कायनात के अंदर you hardly find anyone who is there to support and help you except अल्लाह ताला। वही राइट। अब अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है ना, तो यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये माइंड है। मैं आज एक प्रॉब्लम में हूँ, मैंने हसन से वो प्रॉब्लम डिस्कस करी। अब हसन अगर मेरा अच्छा दोस्त नहीं है तो हसन मेरी प्रॉब्लम को लेके उसमें गॉसिप निकालेगा और हसन मुझे नेगेटिव बातें करेगा। तो मेरा दिमाग जो है ना, वो ट्यून है उस डगर पे चलने के लिए जो नेगेटिव है। बिल्कुल सही। और अगर मैं किसी पॉजिटिव बंदे के साथ बैठा हूँ तो मेरा वो बंदा अगर मुझसे कोई पॉजिटिव बात करता है, मुझे एक एनर्जी देता है, मुझे एक दिलासा देता है, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा दिमाग, हर चीज़ उसी तरह से चलने लगता है। तो ये सारा का सारा गेम जो है ना, ये इधर दिमाग का है, ये डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें। यहाँ बंदा सोच ले कि मैं डिप्रेस हूँ तो मैं डिप्रेस हूँ। बंदा ये सोच ले, मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, कोलीग है बल्कि, मैं उससे बड़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। वो हमेशा एक ही बात करता रहता है, यार अदनान भाई खुश रहें। ये वर्ड है उसका, खुश रहें। खुश रहें यार, टेंशन आई है, खुश रहें। अच्छा, उसको देख के ना आप कितनी उसमें बैठे हो, जब वो कहते हैं ना खुश रहें, तो आप कहते हैं यार ये बंदा प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ा था वहाँ, सेम थिंग हैपेंस टू हिम आल्सो, बट लाइक यार लुक एट द एटीट्यूड ऑफ हिम। खुश रहें, मतलब जिंदगी में खुश रहें। क्या अच्छा आप कर क्या लेंगे हम करके? मुझे एक बात बताएं, आपके हाथ में क्या है? वेरी राइट, वेरी राइट। हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो हम चीज़ों को सही कर सकें? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, बाय आवर एक्ट, बाय आवर प्रेयर्स, बाय आवर फेथ ऑन अल्लाह, एवरीथिंग कैन बी चेंज। और जो मैं शायद वो मैंने जैसे आपसे कहा, कुछ फिलोसफी ऑफ लाइफ होती है ज़िंदगी गुजारने के तरीके, वो मैं कभी और आपके साथ करूँगा कि आप अल्लाह ताला के साथ भी क्या मामलात रखें तो आपके मामलात कैसे रहेंगे। जिस तरह मैंने लोगों के मामलात में बात करी, इसी तरह अल्लाह के भी मामलात हैं। ये दो चीज़ों पे अगर आप कर लें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ना कभी डिप्रेशन आना है, ना कुछ। वक्त ही आती हैं, देखिए काम में होता है, कोई चीज़ सही नहीं हुई, गलत नहीं हुई। अच्छा, एक बात मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ।
आप एक काम पे फुल डेडिकेशन के साथ लगे एंड द रिजल्ट्स आर नॉट एज पर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। अब अगर तो आप उस वक्त परेशानी में बैठे, भाई यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा, ये करूंगा, आपका माइंड बंद हो जाता है। यू डोंट गेट एनी सोल्यूशंस आउट ऑफ इट। पर आप कहते हैं ओके यार, वट एवर इज डन डन, गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, चलो लेट्स वर्क अगेन, लेट्स थिंक अबाउट इन अदर डायरेक्शन, लेट्स गेट समथिंग एल्स। यू ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन यार। यस, यू ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। और वो आपके अंदर एक यू नो मौजा कहलाता है इंग्लिश के अंदर, एक स्लैंग है कि एक एनर्जी आपके पास आ जाती है और वो एनर्जी आपसे वंडर्स करा जाती है। वेरी राइट। अच्छा इरफान साहब, द फाइनल क्वेश्चन वो ये है, जब आप किसी को हायर करते हैं तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप कहते हैं यार इसकी ये क्वालिटीज़ मैंने इस कैंडिडेट में होनी चाहिए? यार देखो, हायरिंग के वक्त आप नहीं जानते किसी को, आपके पास एक पर्चा होता है, उस पर्चे पे आप देखते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज द स्किल सेट व्हाट यू वांट, वो सबसे पहली चीज़ है। ठीक है, अब आपने स्किल सेट उसका देख लिया, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपने देख ली। फिर सेकंड मैं ये देखता हूँ कि यार पिछली ऑर्गेनाइजेशंस में इसने किस तरह से परफॉर्म, मतलब कितना काम किया है, क्या इसका एक्सपीरियंस, को वैल्यू क्या ऐड की हुई है वहाँ पे, क्या किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट किया है या क्या किया है। बिल्कुल सही। और थर्ड मैं उस बंदे से बात करके ये एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ कि यार इज ही अ गो गेटर पर्सन और नॉट। मेरे लिए शायद वो बंदे ज़्यादा अच्छे हों जो गो गेटर्स हों। जो गो गेटर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक चाहत होती है कुछ करने की, और जिसके अंदर कुछ करने की चाहत है वो बहुत कुछ कर सकता है, और जिसके अंदर ही मरा हुआ है तो वो 9 to 5 जॉब कर सकता है। वो 9 to 5, हाँ बिल्कुल। आप देखें जो गो गेटर्स होते हैं ना, दे डोंट केयर कि जी 5 बज गए या भागना है, वो कहते हैं यार मुझे करना है, इसको जल्दी करना है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये मैं Wonderful, wonderful. Azan साहब, thank you very much for your time, for your support and love. You're an amazing person. मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके Thank साथ you जी, ये thank you very पॉडकास्ट करके, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे भी इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहें, और जो आपने वैल्यू ऐड की है सर, अमेजिंग। और बड़ी अरसे से हम प्लान कर रहे थे इरफान साहब के साथ पॉडकास्ट, समहाउ कभी इरफान साहब अवेलेबल नहीं थे, कभी आप अवेलेबल नहीं थे, और कभी हमारी ये प्रोडक्शन टीम जो आपको पीछे नज़र आ रही होगी, कहाँ नज़र आना है इन्होंने, एक है नज़र नहीं आते, लेकिन ये है हर नज़र के पीछे यही है। तो दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।